ऑलराइट फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सितंबर मंथ की योजना मैगजीन में। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन क्योंकि बात जो हो रही है वो बजट के ऊपर हो रही है। अब यूनियन बजट हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स ऑल्सो, फॉर द इंडस्ट्रीज ऑल्सो, फॉर द कॉमन मैन ऑल्सो, फॉर द रिच पीपल ऑल्सो, फॉर द मिडिल क्लास ऑल्सो, फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, ईच एंड एवरी सेक्टर। जो बजट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर इसमें कुछ ना कुछ सभी के लिए लेकर जरूर आते हैं। और आपके लिए क्या लेकर आए वो है ढेर सारे क्वेश्चंस, ढेर सारा एनालिसिस जो आपको करना जरूरी है ताकि आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाए। और आज की बजट योजना में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। पब्लिक फाइनेंस एंड डेवलपमेंट इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज बजटरी प्रायोरिटीज। अब आप सोचेंगे सर बजटरी प्रायोरिटीज का मतलब क्या हुआ, तो मैं कहूंगा कि इस बार के बजट के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस किया। अब वो एस्पेक्ट्स कौन कौन से जिसके ऊपर फोकस किया, जैसे प्रायोरिटी एरियाज डिफाइन किए गए। प्रायोरिटी एरिया जैसे प्रायोरिटी एरिया 1 प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर तो शुरू से ही कोई भी बजट हो एग्रीकल्चर के ऊपर हमेशा फोकस करेगा ही करेगा। किस सेंस में कि एग्रीकल्चर रिसर्च को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सके, फार्मर को कैसे हेल्प की जा सके, नेचुरल फार्मिंग में कैसे जाया जा सके। इसके अलावा सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन, सप्लाई चेन्स, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए अलाइड सेक्टर्स भी हैं जिनके ऊपर फोकस की बात की गई है। देयरआफ्टर हमें एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के बारे में भी प्रायोरिटी एरिया नजर आता है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है। और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए what is important is not only giving them employment, but अगर वो जो पर्सन है, जो एम्प्लॉयमेंट सीकर है, वो एक स्किल लेके अपने साथ आए, तो स्किल के ऊपर फोकस किया गया कि कैसे स्किल को डेवलप किया जा सकता है, कैसे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सकती है, कैसे एक इंडिविजुअल को कैपेबल बनाया जा सके कि उसको जो इंडस्ट्री है वो एब्जॉर्ब कर ले अपने आप में। एमएसएमई के ऊपर फोकस किया गया, मिडिल क्लास के ऊपर फोकस किया गया। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में यहां जिक्र किया गया है कि कैसे हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं अगर हम ऐसी स्कीम्स इवॉल्व कर लें जिसमें इंसेंटिवाइज किया जा सके दोनों को, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी। तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बी and further incentive schemes C, support to the employers also. So यहाँ पर स्किलिंग के बारे में जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं आपके साथ, उसके ऊपर बात की गई है। सो बेसिकली प्रायोरिटी एरियाज की बात की जा रही है। अब यहां पर भी है प्रायोरिटी एरिया 3 which is inclusive human resource development and social justice। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की जा रही है, सोशल जस्टिस की बात की जा रही है, बिकॉज इट इज नॉट ओनली अबाउट द डेवलपमेंट, इट इज ऑल्सो अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इट इज नॉट ओनली अबाउट द वेलफेयर और द डेवलपमेंट, इट इज ऑल्सो अबाउट द जस्टिस। एंड जस्टिस तब सही तरीके से स्टैब्लिश किया जाता है जब उसमें इंक्लूसिविटी हो। सो इंक्लूसिव जस्टिस के बारे में बात की गई यहां पर इस बजट में, जिसमें हम देख रहे हैं कि डिफरेंट फर्दर सेगमेंट्स या स्कीम्स के बारे में बात की। जैसे उनमें से एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, पूर्वोदया विच इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच इज रिच इन कल्चर, ट्रेडिशन एंड रिसोर्सेज एंड विल सी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट अंडर पूर्वोदय प्लान। अभी जो पूर्वोदय प्लान है ये क्या है, इट्स इनिशिएटिव जो एम कर रहा है क्या, टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स। यही तो प्रायोरिटी एरिया था, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना। कहां पर, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ट्रांसफॉर्मिंग द रीजन इनटू एन इंजन ऑफ द विकसित भारत। तो विकसित भारत इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर एनविजनिंग कि हमारी जो जर्नी है वो डेवलपिंग नेशन से इमर्जिंग इकोनॉमी से कहां पहुंच जाए, डेवलप्ड नेशन तक पहुंच जाए। सो दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो अभी भी रोड बहुत लंबी है हमारे लिए डेवलप्ड नेशन बनने के लिए। और ऐसे में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी भी इंडियन मार्केट का सैचुरेशन नहीं आया है। चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो, चाहे फाइनेंसेस की बात हो, चाहे स्टॉक मार्केट की बात हो, चाहे इन जनरल इकोनॉमी की बात हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप कहीं भी अपने आप को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। एनीवेज, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, वुमेन लेड डेवलपमेंट की भी बात की क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात हो रही है यहां पर, जिसके रिगार्डिंग काफी सारी स्कीम्स आपको फर्दर यहां नजर भी आ सकती है डिफरेंट। सो जैसे इंक्रीज फंडिंग फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड हाउसिंग ताकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो पाए। एनहांस कवरेज ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो ये सारी जो स्कीम्स हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम इन स्कीम्स को यहां पर सेपरेटली नहीं करेंगे, बल्कि हमने जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो प्लान की हुई है आपके लिए, जिसमें सारी लेटेस्ट या जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है वो आपको मिल जाएंगी। तो इसमें नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। फॉर दैट यू कैन रेफर टू दोज वीडियोस जो हमारी गवर्नमेंट सेक्टर्स के ऊपर ऑलरेडी चैनल पर है या फिर आने वाले टाइम में आपको और भी नजर आएंगी। देन
फोर्थ प्रायोरिटी एरिया वाज योर मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर, जिसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम्स दी गई एमएसएमई के लिए, क्योंकि काफी बार हमें ये नजर आता है कि लेट्स से आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, आपने सोचा यार मैं टॉयज का बिजनेस करूं, या आपने सोचा मैं गारमेंट का बिजनेस करूं। अब बिजनेस करने के लिए भाई सबसे पहले क्या चीज चाहिए होती है? आप कहोगे सर सबसे पहले गुड्स चाहिए होते हैं, मैं कहूंगा नहीं। आप बोलोगे सर सबसे पहले मार्केट चाहिए होती है, मैं नहीं। आप बोलोगे सर सबसे पहले फाइनेंस चाहिए होता है, हाँ मान लेते हैं। उससे भी पहले कन्विक्शन चाहिए होती है, सोच चाहिए होती है, फोकस चाहिए होता है। वंस यू हैव फोकस, वंस यू हैव कन्विक्शन, देयर आफ्टर आपको कहां मूव करना है? आपको मूव करना है टुवर्ड्स द फाइनेंसेस। और फाइनेंसेस की प्रॉब्लम अच्छे अच्छे कारोबारियों को ले डूबती है, इसलिए सरकार ने बोला कि हम क्रेडिट गारंटी स्कीम लाएंगे। अगर आपके पास कुछ रखने के लिए नहीं है बैंकों के पास कोलेटरल के रूप में, तो हम सीजीटी एमएसएमई के अंतर्गत आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। आप सिर्फ गारंटी फीस एक पे कीजिएगा, 1% और 1.5% ऑफ द टोटल लोन जो आप लेना चाह रहे हैं। इसके अलावा मुद्रा स्कीम भी है, ऐसे बहुत सी स्कीम है जिसके तहत गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्प करती है एमएसएमईज को। So, यहां पर आपको नजर आ भी रहा है क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमईज ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड्स, आल्सो एनहांस स्कोप फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग इन टीआरईडीएस, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। एनीवेज, सो उसके अलावा अनदर स्कीम्स जो प्रमोट करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, वो आपको ये सब नजर आ रहे हैं यहाँ पर। रेंटल हाउसिंग, इंडस्ट्रियल, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देन अर्बन डेवलपमेंट की बात करें, सिटीज एट ग्रोथ हब, अर्बन डेवलपमेंट भी इसमें इंक्लूड किया गया था प्रायोरिटी सेक्टर। देन सिक्स प्रायोरिटी सेक्टर वाज एनर्जी सिक्योरिटी। अब ये सारे प्रायोरिटी सेक्टर्स को हम आगे धीरे धीरे देखते भी जाएंगे कि कहां पर क्या क्या बात की है, जितने प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। सो एनर्जी सिक्योरिटी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। एंड गाइस मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस स्कीम के ऊपर आप इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में। उसके साथ साथ आप क्वेश्चन मेंस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनर्जी नीड्स के रिगार्डिंग। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन के सर्कुलर इकोनॉमी क्या चीज होती है, लीनियर इकोनॉमी क्या चीज होती है। आई एम टेलिंग यू दीस क्वेश्चंस कैन बी देयर इन योर मेंस एज वेल एज इन योर प्रीलिम्स। आगे चलते हैं और देखते हैं प्रायोरिटी सेक्टर 7 वाज इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन फॉर एनी नेशन जिसको डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी फोकस किया गया। गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट क्या होगी, फंडिंग क्या होगी, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस था। देन 8th प्रायोरिटी सेक्टर वाज इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। द 9th वाज नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो 8th वाज इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देन priority 9 was next generation reform. This is also very much important कि क्या क्या next generation reforms चाहिए, क्या क्या innovations चाहिए। तो ये 9 प्रायोरिटी सेक्टर्स जो थे, दे वर वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, जिसके बारे में हमने बात की थी पीछे भी। यहां मैंने आपको बताया था इंक्लूसिव रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। सो प्रायोरिटी नंबर 3 के बारे में हम डिटेल में इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं। सो यूनियन बजट 2024 ने क्या किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ग्रैंड विजन दिया विच इज ऑफ विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया। तो ये जैसे विकसित भारत है ना, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड बन जाता है। जब भी आपने आंसर्स लिखने हैं, जब भी आपने ऐसे लिखना है, तो उसमें आप इन चीजों को क्या कर सकते हो, इनकलकेट कर सकते हो। आपने इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो आप इन कीवर्ड्स को जरूर फोकस कीजिएगा कि विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। सो एट हार्ट ऑफ दिस विजन लाइज द थर्ड प्रायोरिटी ऑफ द बजट विच इज इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब इसमें जिक्र क्या हो रहा है, इसमें जिक्र हो रहा है कि विकसित भारत कैसे बनेगा। जो सर्वे है वो हाईलाइट कर रहा है सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को। हमारा जो बजट है वो हाईलाइट कर रहा है किस चीज के रिगार्डिंग, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि कह रहे हैं कि अगर आपको सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, इट मस्ट बी अकंपनीड बाय व्हाट, सोशल प्रोग्रेस इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन एंड डिजिटल एम्पावरमेंट। इवन अमर्त्य सेन भी यही बोलते हैं कि आपको लोगों के मुंह में खाना डालने की जरूरत नहीं है, रादर आपको लोगों को एनेबल करने की जरूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर जोर आ रहा है किसी भी नेशन के। अगर आप कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो उसके बेस पे हमेशा आपको दो चीजें मिलती हैं, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन। यही आम आदमी पार्टी का फोकस भी रहा, पंजाब में कितना डिलीवर किया नहीं किया, दैट इज अनदर टॉपिक। बट क्या ये करना चाहिए था? हाँ जी करना चाहिए था। हर सरकार को करना चाहिए? हाँ जी करना चाहिए। तो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर इस बजट में भी फोकस किया गया, कोई नई बात नहीं है, कब से ऐसा ही चलता आ रहा है। सो इकोनॉमिक सर्वे ने प्रोजेक्ट किया कि जो इंडिया की जीडीपी है ये 7% पर ग्रो करेगी। 7% पर ग्रो करने के साथ और भी ग्रो कर सकती है, प्रोवाइडेड कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कंटिन्यूड रहे। ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उसमें एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जो स्पेंडिंग है दैट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। इसके साथ साथ अगर आप एमएसएमई को इंपॉर्टेंस देने की बात करें, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप्स को किक देने की बात करें, आप स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की बात करें, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और द इनिशिएटिव। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट
which aims to what? To equip हर एक सिटीजन को जो स्किल रिक्वायर्ड अपॉर्चुनिटीज, ताकि वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट है वो ले सके। उसके रिगार्डिंग भी हमने क्या चेक किया था, उसके रिगार्डिंग भी हमने देखा था प्रायोरिटी सेक्टर में स्किलिंग की भी बात की गई। सो एजुकेशन एंड स्किलिंग इनिशिएटिव्स के बारे में यहां बात की गई। सो कैसे? बाय मॉडर्नाइजिंग द आईटीआईज। अब आपको पता है मैं आईआईटीज की बात नहीं कर रहा, मैं आईटीआईज की बात कर रहा हूं। आईआईटीज डिफरेंट है, आईटीआईज डिफरेंट है। यहां पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, आपको इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग दी जाती है, या आपको प्लम्बर की ट्रेनिंग दी जाएगी, या आपको ऐसे जो जॉब्स होती है जिसमें आप पैसा बहुत बना सकते हो थोड़ी देर की स्किल अटेन करके, वैसी ट्रेनिंग्स आपको यहां पर दी जाती है। सो उसको भी प्रमोट करने की बात की गई है, ताकि जो ग्रोइंग इंडिया की, इमर्जिंग इकोनॉमी की, या फिर विकसित भारत की रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसको फुलफिल कौन करेगा? इस देश का यूथ करेगा। और उस यूथ के साथ हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने क्या किए, हेल्थ और एजुकेशन में भी चेंजेस लाने की कोशिश की। अब हेल्थ एंड एजुकेशन में क्या चेंजेस लाने की कोशिश की? दिस बिकम द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप अपने मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए या ऐसे के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके जाइएगा। देन यू हैव एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स। अगेन दिस वाज के कैसे हम एम्प्लॉयमेंट को और बढ़ा सकते हैं अगर सरकार अपनी तरफ से कोई इंसेंटिव्स दे पाए, तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे फर्स्ट टाइमर्स के लिए जॉब क्रिएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एम्प्लॉयर्स को भी सपोर्ट देगी। देन सोशल जस्टिस की अप्रोच के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। देन विमेन लेड डेवलपमेंट, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक वाज विमेन लेड डेवलपमेंट के विमेन को डेवलपमेंट की पाथ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू, जैसे लिज्जत पापड़ के बारे में आपने सुना होगा, दैट इज अ वेरी पॉपुलर एग्जांपल कि कैसे लिज्जत पापड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप से उठ के कैसे एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव बना और कैसे एक बहुत बड़ा बिजनेस बना। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज योर ट्राइबल वेलफेयर, देन पोटेंशियल इंपैक्ट। सो इतना ही नहीं, ट्राइबल वेलफेयर के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के बारे में भी जिक्र हुआ, विच एम्स टू इंप्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट तभी होगी, और इसके लिए यू शुड नॉट फॉरगेट शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। आगे चलते हैं और बात करते हैं न्यू चैप्टर इन इंडिया से एम्प्लॉयमेंट स्टोरी। इंडिया के एम्प्लॉयमेंट स्टोरी के रिगार्डिंग बात की गई बजट में। सो फाइनेंस मिनिस्टर्स बजट स्पीच ने अनवील क्या किया, अनलीश किस चीज को किया, गवर्नमेंट्स प्रायोरिटीज विद अ फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग एंड एमएसएमई। इसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है कि एम्प्लॉयमेंट पे जोर है, स्किलिंग पे जोर है, एमएसएमई पे जोर है। इसके रिगार्डिंग नेशनल करियर सर्विस एंड श्रम सुविधा पोर्टल्स को वोकल होके बोला गया, विच एम्स टू ब्रिज द गैप्स बिटवीन जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर, के कैसे दोनों मिलके अपना मकसद हल कर सकते हैं। जॉब सीकर जो है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सकते हैं और एम्प्लॉयर को जो है वो एम्प्लॉय मिल सकते हैं। So NCS 2.0 will significantly aid in bridging the gap between what? Employers and the job seeker, जो हमने बात की। The revival of the Shram Suvidha and Samadhan portal will facilitate ease of doing business, किसके लिए? For employers, and lead to faster resolution of the labor dispute. This is also good. So then next is first timer, the lifeline for youth entering the workforce. तो first timer scheme क्या है? It is a direct response किसको? ये सारे challenges जो एक person को देखने को मिलते हैं while seeking the job। अब ये क्या कर रहे हैं? 1 month wage ऑफर कर रहे हैं to all the individuals newly entering the formal sector। Government is providing a crucial financial cushion to help young workers get started। और एक तरह से 1 month wage is very much important, ताकि उनको कोई डिस्कंफर्ट ना हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और अपनी जर्नी शुरू करने में वो कोई हर्डल्स ऐसी ना पाए जो कि उनके करियर को ब्रेक कर दे। Then you have job creation and manufacturing, revitalizing the critical sector। Then you have service to the labor। Now this budget envisage e-Shram portal as one-stop solution, किसके लिए? For unorganized workers। So what it is? e-Shram portal। अब e-Shram portal क्या है? किसके लिए? For unorganized workers। By what? By integrating a wide array of services to labor through integration of e-Shram portal with other existing portals। So basically one-stop solution for workers जो employment seek करना चाह रहे हैं, skill training लेना चाह रहे हैं, career guidance besides facilitating access to various government scheme। This is something which is very much important। Now national career service जो है what is? It is developing the open network principles, जो क्या कर रहा है? enable कर रहा है faster job searches and provide end-to-end services by opening up the job market। So basically टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके job seekers and job givers, जॉब सीकर एंड जॉब गिवर्स प्लस स्किल्ड प्लस अनस्किल्ड सभी के लिए ये क्या है? एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा रहा है जहां पर वो सभी आ पाए। तो यही गवर्नमेंट ने बजट में बात की है। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन द एग्रीकल्चर।
So time and again, scientific research has proven its critical importance in agriculture development. So agriculture development तो हमें चाहिए, हमारा आज भी जो एग्रीकल्चर है वो पिछड़ा हुआ है. प्रिमिटिव तरीके से हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस को ले रहे हैं, और गवर्नमेंट ने कहा कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना बहुत जरूरी है, और वो 3 आई से हो सकता है, विच इज इंटरवेंशन, इन्वेंशन एंड इनोवेशन. तो आप अपने आंसर्स में भी ये चीजें लिख सकते हो, आई विच इज इंटरवेंशन, इन्वेंशन एंड देन इनोवेशन. अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट. देन यू हैव बजट एलोकेशन एंड प्रोविजन फॉर एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर. इनकी विजनरी अप्रोच है टू मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड डेवलप्ड नेशन बाय 2047. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. डेवलप्ड नेशन, विकसित भारत 2047. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की है और इनिशिएट किया है स्ट्रिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स टू मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन बाय 2047. इंडिया को क्या बनाना है जी, डेवलप्ड नेशन बाय 2047. 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है. करंटली एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है किसको, 42.3% ऑफ द पॉपुलेशन, और कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है जीडीपी में, सिर्फ 18%. तो अगर हम इसको मोटा मोटा भी देखें तो 40% पॉपुलेशन जो हमारी है वो हमारे कंट्री के सिर्फ 20% जीडीपी का हिस्सा बन रही है, अगर हम अप्रॉक्सीमेट क्लोज फिगर जाने की कोशिश करें. सो दिस इज नॉट गुड. आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले चला जाए तो फिगर यही रह रही है 45, 50, 18, 20, बस यही था. आई मीन टू से 16, 17, यही तक फिगर चल रही है, विच इज नॉट गुड. सो विकसित भारत, इन हर बजट स्पीच द फाइनेंस मिनिस्टर आइडेंटिफाइड 9 प्रायोरिटी एरियाज इन विच प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइड द टॉप स्लॉट. So now next is your research and the roadmap. Scientific research जो है उसने बहुत अपने आप को प्रूव किया है कि इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, जिसमें अगेन 3 आईज के बारे में बात की हमने, एंड विच वाज इंटरवेंशन, इन्वेंशन एंड इनोवेशन. सो बात करेंगे अब नेक्स्ट इज नेचुरल फार्मिंग के बारे में. सो नेशनल लेवल पर जो नेचुरल फार्मिंग है इसने बहुत इंपॉर्टेंस गेन की, जब फाइनेंस मिनिस्टर ने 2019 में अपनी बजट स्पीच में बोला कि फार्मर्स की जो इनकम है वो हम डबल करने वाले हैं, और उसमें नेचुरल फार्मिंग वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो नेचुरल फार्मिंग को हम अक्सर ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ भी मिक्स कर देते हैं. सो इट्स अ नॉन केमिकल सिस्टम ऑफ फार्मिंग, व्हाट, नेचुरल फार्मिंग, with no use of external input. So it integrates crops, trees, livestock and traditional indigenous practices with the concept of resource recycling and on-farm resource optimization. So a national mission on natural farming is already under way as a separate and independent scheme from 2023-2024. Next we have Operation Green, which is actually working with the twin objective. क्या, एक तो प्राइस स्टेबलाइज करना इन केस ऑफ ग्लट सिचुएशन एंड सपोर्टिंग इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. ये ऑपरेशन स्कीम याद रखिएगा. अब इस ऑपरेशन ग्रीन को आप ग्रीन हाउस गैसेस से मत लिंक कीजिएगा, इसको आप लिंक मत कीजिएगा एनवायरमेंटल के साथ, ग्लोबल एनवायरमेंट के साथ. इट इज actually what price stabilization in case of glut situation and supporting integrated value chain development projects. Agriculture में operation green is very much important. Then you have fisheries and forex, जिस पे again focus किया गया. Then next you had कौन सी schemes, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. Then उसके अलावा ब्लू रेवोल्यूशन 2.0, ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसको आप खुद रीडिंग भी दे सकते हैं. देन नेक्स्ट आर्टिकल में बात की इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है तो इनोवेशन तो उसके बेस में होना बहुत जरूरी है. विदाउट इनोवेशन अ कंट्री कैन नॉट ग्रो. अब इस बजट में भी गवर्नमेंट ने क्या किया, क्रिटिकल मिनरल मिशन को लॉन्च किया. दिस वाज द इनिशिएटिव, क्रिटिकल मिनरल मिशन. सो इंडिया एआई मिशन एंड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके ऊपर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिएगा, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी. इसके अलावा यू हैव नेशनल क्वांटम मिशन, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, डीप ओशन मिशन, साइबर सिक्योरिटी, मॉडिफाइड प्रोग्राम एक्सेट्रा. तो ये मिशन तो सारे गाइस आपको बैठ के देखने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े नाम्स भी याद करने पड़ेंगे आपको. नेक्स्ट यहां बात कर रहे हैं हम G20 प्रेसिडेंसी के बारे में. इंडिया लॉन्च द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस. ये बायोफ्यूल अलायंस क्या है या बायोफ्यूल क्या होता है, आगे लेटर ऑन हम बात करेंगे इस योजना में, बट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अब इस बजट में भी इसको क्या किया गया है, कंप्लीटली फोकस किया गया है. बजट ने रिकॉग्नाइज किया है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, एनर्जी नीड्स के लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें विकसित भारत बनना. सो डेवलप्ड इंडिया नीड्स न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर फ्यूल एंड न्यूक्लियर पावर, आई मीन टू से. So the budget has announced the setting up of small and modular nuclear reactors as well as R&D of newer technologies for nuclear energy. So यहाँ पर National Green Hydrogen Mission, which was launched in January 2023, which reflects commitment towards scaling the mission and accelerating the development of the green hydrogen infrastructure and technologies for India's energy transition and climate goals.
as well as positioning India as a global leader किसमें, green hydrogen production and technology में. So basically clean fuels के बारे में यहाँ जिक्र किया गया. Also we have idea of Viksit Bharat which requires a major push for mainstreaming of technology diffusion. So I hope you understood कि इसमें बात की जा रही है ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में. सो एनर्जी सिक्योरिटीज के बारे में फर्दर एक्सटेंड किया है योजना के आर्टिकल ने, और यहां बात की जा रही है कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पावर 54.5% ऑफ इंडिया पावर जो है वो कहां से आ रही है, थर्मल सोर्सेज से, जिसमें आपके पास क्या है, कोल, गैस एंड डीजल. एंड कोल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब आगे जाके कोल से रिलेटेड फैक्ट्स आपको और देखने को मिलेंगे. 45.5% जो है वो कहां से आ रहा है, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज के, जिसमें से 1.8% न्यूक्लियर पावर से है, सिर्फ और सिर्फ 1.8. अब इसमें देख लीजिए आप खुद कि कितनी ज्यादा पोटेंशियल है एनर्जी जनरेशन की, पावर जनरेशन की. अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी डिफाइंस एनर्जी सिक्योरिटी एज द अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी रिसोर्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस. सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या कह रही है, एनर्जी को डिफाइन कर रही है, एनर्जी सिक्योरिटी को, कि इट शुड बी अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी सोर्सेज, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे. जो एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न है, दे आर की ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ एनर्जी पॉलिसी कंसिडरिंग दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड. हमारे पास रिसोर्सेज क्या है जी, लिमिटेड है. सो द पेस ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन वुड नीड टू फैक्टर इन. Okay, then energy security refers to country's ability किस चीज में, to ensure a reliable, sustainable and uninterrupted supply of energy to meet its economic, social and political needs. Fine, no problem. So India जो है it is heavily dependent upon the oil and gas imports. While हम कोल भी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारी खुद की भी कोल की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है. इकोनॉमिक सर्वे 23-24 ने क्या बोला था, इंडिया की जो एनर्जी नीड्स है, दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो आज से 2 to 2.5 टाइम्स 2027, जब तक हमने विकसित भारत बनना है. और उस विकसित भारत के जर्नी में सारा का सारा कोल से करना, डीजल से करना, क्रूड से करना वोंट बी फिजिबल. हमें क्या जरूरत है, हमें ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज की क्या है, रिक्वायरमेंट है, जिसमें न्यूक्लियर एक बहुत बड़ी पोटेंशियल रखता है. सो नेक्स्ट देखिए यहां पर, कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान विच वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट, किस लिए, ताकि इंक्रीज की जाए इनकम ऑफ द फार्मर और उनको प्रोवाइड किया जाए सोर्स फॉर इरिगेशन एंड डी डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. अगेन इसको प्रमोट करने के लिए भी सरकार ने क्या किया, पैसे देने शुरू किए हैं, बजटरी एलोकेशन शुरू की है. देन यू हैव सोलर पावर ग्रिड स्कीम विच इज हैविंग बजट एलोकेशन ऑफ 4,000 crore in 2023-2024 and is proposed to be subsumed under प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत फोकस आ रहा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. सो कोल अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोडक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट, इस फैक्ट को दिमाग में रख लो, पेपर में कई बार क्वेश्चन आते हैं सीधा इसके ऊपर. तो इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो टारगेट कर रहा है 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030. अब देखिए इसको हम अचीव कर पाएंगे या नहीं. So critical mineral mission for domestic production, recycle of critical minerals and overseas acquisition of the critical mineral asset. So ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्रिटिकल मिनरल्स. क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट ये आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में प्रॉब्लम्स में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है. नेक्स्ट वाज फॉस्टरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया थ्रू फिस्कल इंटरवेंशंस. फिस्कल इंटरवेंशंस के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट के आई मीन टू से इंटरवेंशन के थ्रू हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं. सो इंडिया क्या, इट इज यूनिकली प्लेस इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड्स विद अबाउट 40% ऑफ यूथ 18 to 35 years and over 62% of population falling under the age group of 15 to 59 years. फाइन, पता है हमें, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप कर पा रहे हैं नहीं, दैट इज द क्वेश्चन. फैक्ट क्या है, वो वी ऑलरेडी नो दिस, कि हमारी जो पॉपुलेशन है 62% से भी ज्यादा, इट इज फॉलिंग अंडर द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59. एंड इफ यू टॉक अबाउट अदर थिंग, अबाउट 40% ऑफ द यूथ जो है वो 18 से 35 साल का. गाइस आप जो सुन रहे हैं और जो मैं सुना रहा हूं आपको, हम सभी क्या है, इसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं. अब इससे आपको मेरी एज का अंदाजा भी हो जाएगा. सो एनीवेज, so this demographic dividend of India can be leveraged with the help of adequate strategic measures for integrated development transformation of population. अभी heavy words है, but basically बात क्या है कि हमें इस demographic dividend को क्या करना है, रीप करना है. So India की पॉलिसी टू बिकम विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया एट 2027, इंडिया एज अ डेवलप्ड नेशन. सो काफी सारी स्टडीज ने क्या पाया, 1% इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जो है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आप 1% डालते हो तो इंडिया की जो जीडीपी है वो 1% सिर्फ ग्रो नहीं करती, मतलब 1 गुना ग्रो नहीं करेगी, 1.5% तक ग्रो कर सकती है. सो विच हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट इसके ऊपर, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन. एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के साथ साथ आप स्किल भी दे रहे हो, तो सभी यूथ को क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट. सो क्या है, सभी इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ. सो टोटल एक्सपेंडिचर
जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको प्रमोट करने की क्या की गई, बात की गई यहाँ पर। सो फिजिकल कनेक्टिविटी। अब आपको सर इतना कुछ हमें याद कैसे रहेगा, तो मैं बोलूंगा गाइस याद करने के लिए तो बात ही नहीं है। आपको क्या याद करना होता है, जैसे जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स आ गई या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया जो मैं आपको फोकस करता रहता हूँ, बाकी सारी तो डिस्कशन होती है अक्सर न्यूज़पेपर में भी चलती रहती है। जैसे भारतमाला परियोजना, ये आपको इंपॉर्टेंट आपको याद करनी चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू बिल्ड अ नेशन वाइड रोड नेटवर्क टू एनहांस कनेक्टिविटी एंड फास्टर फ्रेट मूवमेंट व्हिच विल हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट। एंड आफ्टर ऑल ये जो रोड्स बनती हैं आपके लिए नहीं बनती हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि आप मजा ले वाह क्या रोड्स बन गई इंडिया में तो रोड्स बढ़िया बन रही है। नो, ये गुड्स की मूवमेंट के लिए है। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी गुड्स पहुंचेंगे उतना ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या मिलेगा, किक मिलेगा। सो गाइस समझिए इस चीज को। ऑलराइट, सो वाटरवेज अगेन पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ये नाम याद होने चाहिए आपको कि वाटरवेज के लिए क्या है, रोडवेज के लिए क्या है, भारतमाला परियोजना क्या है, एयरवेज के लिए क्या है, पीएम गति शक्ति बीइंग पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटजी एम्स टू क्रिएट मोर इंटरकनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, ये चीजें पता होना चाहिए। स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग एक योजना भी आई थी, मैंने भी की थी योजना स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, वो कहां पर कौन कौन सा स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे इंडिया बेनिफिट हो रहा है, ये सारी चीजें उसमें भी कवर हुई थी। यू कैन सर्च दैट। सो जैसा कि मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर फोकस आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर फोकस होगा तभी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगी, तभी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स काम करेंगी, तभी स्किल काम करेगी, तभी आईटीआईज काम करेंगे, तभी इस देश में लोग जो है वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करके जॉब ले पाएंगे, तभी इस देश के लोग तरक्की कर पाएंगे, देश तरक्की कर पाएगा, तभी 2027 तक विकसित भारत हमारा जो है वो वाकई में एक रियलिटी हो जाएगा। सो नेक्स्ट, इसके बाद यूनियन बजट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस किया था प्रमोशन एंड ग्रोथ ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, क्योंकि एमएसएमई जो है वो किसी भी कंट्री की क्या होते हैं, बैकबोन होते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये योजना मैगजीन में अच्छे से समझ आया है कि बजट ने किस चीज के ऊपर फोकस किया था, कौन से प्रायोरिटी एरियाज थे, स्किलिंग था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया था, विकसित भारत के ऊपर फोकस था कि कैसे हमें डेवलप करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। इन सारी बातों के साथ साथ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सा बढ़िया फोकस किया वुमेन लेड डेवलपमेंट के ऊपर, ट्राइबल डेवलपमेंट के ऊपर, एंड ऑल्सो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं दे टॉक्ड अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट। तो जो मैं आपके साथ बात कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू के कोल के ऊपर कितनी हमारी हम कितना निर्भर हैं, वो मैं आपके साथ अगली योजना मैगजीन में डिटेल में डील करूंगा उसके रिगार्डिंग। एनर्जी सिक्योरिटी, सर्कुलर इकोनॉमी, लीनियर इकोनॉमी, वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो हम अगली अक्टूबर मंथ की योजना करेंगे, तो उसको भी मिस मत कीजिएगा। इन अ डे और टू आपको वो योजना भी मिल जाएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, सी यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।